मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अपने घरों पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नई क्लास में, नई टॉपिक्स पे। पिछली क्लासेस में अपन ने रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बारे में स्टडी किया था कि परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उसके लॉज क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे अपन ने मिरर के बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस थी, डेफिनेशंस बड़ी सारी, जो लॉज अपन को बनाने थे वो लॉज अपन ने बनाए, और कुछ डेरिवेशंस भी किए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी बुक्स वगैरह जो हैं या आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल हो उसमें से एक्सरसाइज करें, क्वेश्चंस करें, ट्राई करें, स्टडी करें। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैंने आपको कहा था कि रे ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर हम मेन दो फिनोमिना स्टडी करते हैं, दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट वन होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, और सेकंड वन होता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे इसके बेसिस पे अपन जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, लेंस हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बेसिक ही है, फंडामेंटल है, जो आप पहले 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी को अपन थोड़ा डिस्क्राइब फॉर्म में विस्तारित रूप से अपन इसको स्टडी करते हैं। आइए स्टडी करते हैं। अपना टॉपिक है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मतलब डायग्राम में मैंने दिखा रखा है कि एक लाइट रे आ रही है, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। कौन से मीडियम में? मीडियम फर्स्ट में ट्रेवल कर रही है, मीडियम फर्स्ट में चल रही है, और नेक्स्ट सेकंड मीडियम में क्या करती है, प्रवेश करती है, एंटर करती है। तो जैसे ही सेकंड मीडियम में जाती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जिस पथ पर वो चल रही थी, क्या अब वो आगे चल पा रही है? नहीं, वो अपने पथ से मुड़ गई, इधर मुड़ गई या उधर मुड़ सकती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ, मतलब पाथ में चेंज हो गया। कब पाथ में चेंज हुआ? एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी, तब उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हुए हैं, आप देख रहे हो दो डायग्राम में। एक बार लाइट रे इधर की तरफ बेंड हो रही है, झुक रही है, और एक बार लाइट रे इधर की तरफ झुक रही है। तो अपन इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को, और इसमें जो भी नोमेनक्लेचर है, नामांकन है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर एक बाउंड्री खींची हुई है, ये बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री को अपन ने क्या नाम दे रखा है? इंटरफेस बाउंड्री। इंग्लिश में कह रहे हैं इंटरफेस बाउंड्री, और हिंदी में कहा गया है पृथककारी सतह। मतलब ऐसी सतह है जो दो माध्यमों को पृथक करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है। ऐसी बाउंड्री को अपन इंटरफेस बाउंड्री कहते हैं। तो इंटरफेस बाउंड्री के जस्ट अबव कौन सा मीडियम हो गया? फर्स्ट मीडियम, और जस्ट बिलो कौन सा मीडियम हो गया? मीडियम टू सेकंड मीडियम हो गया। अब एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मीडियम फर्स्ट में ट्रेवल करते हुए इंसिडेंट हुई बाउंड्री पर, और यहाँ इस बाउंड्री पर, इस इंटरफेस पर अपन ने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, अभिलंब बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर डाल दिया, इसके सरफेस के नॉर्मल आ गया। तो ये लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में कितना एंगल बना रही है? आई एंगल बना रही है, जिसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो आपतित कोण कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कह सकते हैं, क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। और जैसे ही वो सेकंड मीडियम में जा रही है तो अपने पथ से विचलित हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है। तो ये अगर बाउंड्री ना होती, केवल फर्स्ट मीडियम होता, तो ये सीधी चलती, ऐसी सीधी चली जाती। क्योंकि अपना जो स्टार्टिंग में अपन ने जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि अपन ने कहा था कि जो लाइट रे है वो हमेशा कैसे
ट्रेवल करेगी, कैसा उसका प्रोपेगेशन होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होगा, अपने सरल रेखीय पथ पर चलेगी। ये भी चल रही है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वैसे ही अपने पथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई, विचलित हो गई। तो किस तरफ विचलित हुई, जो अपने नॉर्मल बना रखा है उस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो अगर मीडियम फर्स्ट से मीडियम 2 में जा रही है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आ रही है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या बोल दिया इसको, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, एंगल आर बना रही है। एंगल आर को अपन ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण कहेंगे। तो दो कोण यहाँ पर बन चुके हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये अब नेक्स्ट डायग्राम में अपन ने क्या लिखा हुआ है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। जब जा रही है तो अपने पास से डेविएशन हो रहा है, उसका डेविएशन हुआ, अपने पथ से विचलित हुई, तो किस तरफ मुड़ गई, अभिलंब से दूर मुड़ गई, अभिलंब से दूर चली जा रही है। पहले वाली अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक रही है, अभिलंब की ओर आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ठीक है, तो दो तरह के डायग्राम मैंने शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल आर और यहाँ पे एंगल आर शो कर दिया है मैंने। अब दोनों डायग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एंगल आर छोटा है कंपेयर टू एंगल आई, और यहाँ पे एंगल आर बड़ा है कंपेयर टू एंगल आई। इसलिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ये जो घटना अपन ने शो कर रखी है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है, मतलब अपवर्तन क्यों हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसका वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। हो सकता है कि इस मीडियम में चल रही हो तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, जैसे सेकंड मीडियम में गई उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो वो अपने पथ से क्या होगी, विचलित हो गई, डेविएट हो गई। तो मेन कॉज ऑफ डेविएशन क्या है, अपने पथ से विचलित होने का मुख्य कारण क्या है कि जो लाइट रे है जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही उस लाइट रे की वेलोसिटी या उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, चेंज हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो ये मेन कॉज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का मुख्य कारण बताइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे हम स्टडी करते हैं इसी के आगे। देखिए, रिफ्रैक्शन जो है उसके लिए दो लॉज जो हैं दिए गए हैं, दो लॉज दिए गए हैं। देखिए लॉज क्या हैं, जैसे अपन ने रिफ्रैक्शन में दो लॉज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन में परावर्तन जब अपन ने पढ़ा था दो नियम पढ़े थे। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर दूं इन नियमों को। मैंने कहा था कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जो नॉर्मल बनाया जाएगा, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये बात मैंने पहले समझाई थी। और सेकंड लॉ मैंने बताया था, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वो दो नियम परावर्तन के लिए लागू हो रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों नियम अलग से लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो कौन कौन से नियम हैं मैं यहां लिख देता हूं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने दोनों नियम जो है लिखे हुए हैं। फर्स्ट नियम जो है अपन ने पिछली टॉपिक के अंदर पढ़ा था, वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल विल लाई इन ए सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वापस समझा रहा हूँ।
कि ये अपनी सरफेस है, ठीक है, ये अपनी सरफेस है, इस सरफेस पर एक लाइट रे ऐसे आ रही है, यूं करके ऐसे आ रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ही इस बाउंड्री पर गई सेकंड मीडियम में जा रही है नीचे, और जा कैसे रही है, वो इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई। तो मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे आ रही है वो तो इस प्लेन में आ रही है, ये वाला जो प्लेन हुआ इस प्लेन में ऐसे आ रही है, ऐसे आई और इसी प्लेन में क्या हो गई, नीचे चली गई, इसी वाले प्लेन में। ये वर्टिकल प्लेन जो मैं दिखा रहा हूँ ये वर्टिकल प्लेन है, इसी प्लेन में लाइट रे आ रही है और इसी प्लेन में रिफ्रैक्ट हो गई, अपवर्तित होगी। और मैं नॉर्मल बनाऊंगा, अभिलंब बनाऊंगा तो वो भी ऐसे जाएगा, वर्टिकल प्लेन में जाएगा, ये रहा वर्टिकल प्लेन, इसी में बनाऊंगा ऐसे, लंब डालूंगा इसके ऊपर तो ये नॉर्मल। इसका मतलब नियम क्या हो गया अपना, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड लाइट रे विल लाई इन ए सेम प्लेन। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये तल अपना बन गया, ये वाला तल, और सरफेस ऐसे है, कौन सी, ये बाउंड्री सतह जो है ये अपनी ऐसे है। तो मतलब ये जो सतह, सतह के जो लंबवत मैंने प्लेन दिखा रखा है, समतल दिखा रखा है, उसी प्लेन की बात इस नियम में हो रही है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, जो पहले समझाया था वैसे ही यहाँ पर लागू किया गया है। सेकंड लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है और ये थ्रू आउट चलेगा अपने 12th क्लास के अंदर, कई सारे चैप्टर्स में इसका यूज होगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, आपतन कोण की जा, जा मतलब साइन से हिंदी में जा बोलते हैं उसको, साइन फंक्शन लेना है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या लेना है, अनुपात लेना है, नियत रहता है, नियत रहता है अथवा नियतांक को प्रदर्शित करता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात मैंने लिखा हुआ है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। रेशियो लेना है, रेशियो किसका लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। मतलब रेशियो अपन को लेना है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर का। जा का अनुपात लिया है साइन आई की जा और साइन आर, ठीक है, इनका अनुपात लिया और वो किसके इक्वल लिखा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दो माध्यमों के युग्मों के लिए, दो माध्यमों का युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, ऊपर एक माध्यम दूसरा नीचे माध्यम, तो दो माध्यम आ गए ना, एक पेयर बन गया, माध्यम का युग्म बन गया। तो दो माध्यमों के युग्मों के लिए साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो बनेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। और उस कांस्टेंट को, उस नियतांक को अपन किसके नाम से जानेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। इट मींस वी कैन राइट साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन कह रहे हैं, अपवर्तनांक जिसको कह रहे हैं, अपन इसको किससे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यमों का, जो दिए गए माध्यम है उनके युग्मों के लिए एक नियतांक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। इस नियम को अपन ने क्या नाम दे दिया है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 1621 में 1621 जो ईयर था उसमें विलबोर्ड स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ही इस नियम को डिस्क्राइब किया था और उसके नियम के बारे में सारी जानकारी दी थी। तो उन्होंने ये नियम डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर ये नियम बोला जाता है स्नेल का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो बात समझ में आई होगी। अब अपन थोड़ा इसी को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए मैंने जो अनुपात लिखा, रेशियो लिखा, वो क्या लिखा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था कि ये जो म्यू है ये कांस्टेंट है, किसके लिए, दो माध्यमों के युग्मों के लिए। तो दो माध्यमों का युग्म बन रहा है, माध्यम एक और माध्यम दो, इनका एक युग्म बन रहा है। इन युग्मों के लिए अपन एक नियतांक लिख रहे हैं। तो उस युग्म को कैसे दर्शाएंगे, उस पेयर को कैसे इंडिकेट करेंगे, 1 म्यू 2। एक तरफ 1 लिखा
और एक तरफ 2 लिखा। और इस 1 μ2 का क्या मीनिंग हुआ? μ2 डिवाइड बाय μ1, μ2 डिवाइड बाय μ1। जो बात मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1। मतलब कि जो लाइट रे जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, फर्स्ट मीडियम में हो रही है, तो मैंने फर्स्ट पहले लिख दिया, और बाद में किस में जा रही है? सेकंड मीडियम में जा रही है, तो सेकंड बाद में लिख दिया। लेकिन जब मैंने इसको और डिस्क्राइब किया तो क्या लिखा? μ2 डिवाइड बाय μ1। अब μ2 डिवाइड बाय μ1 का मीनिंग समझे, क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनना। 1 μ2 मतलब μ2 बाय μ1 क्या मतलब है? कि कंपेरिजन ऑफ, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम फर्स्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। किसका मीडियम, किस मीडियम का कंपैरिजन कर रहे हैं? सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? मीडियम फर्स्ट के, जो पहले लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसका? जो बाद में लिखा हुआ है उसका। सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन हम कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष। जो बात मैंने कही ध्यान रखें, ठीक है। 1 μ2 बाय μ1, तो बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले डायग्राम को फिगर फर्स्ट लिख देता हूं और सेकंड वाले डायग्राम को फिगर सेकंड लिख देता हूं। तो बात करते हैं फिगर फर्स्ट के लिए। फॉर फिगर फर्स्ट, पहले वाले चित्र के लिए बात करते हैं अपन। नियम लिखते हैं यही, ठीक है, सुनना ढंग से। साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, क्या लिखा मैंने? 1 μ2, क्योंकि 1 से 2 में जा रही है लाइट रे, ठीक है। 1 μ2, बात आ गई समझ में। μ2 डिवाइड बाय μ1, μ2 डिवाइड बाय μ1, ठीक है। अब देखो अपन को डायग्राम में क्या इंडिकेट हो रहा है? डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ झुक रही है, इसलिए आर क्या हो गया? छोटा हो गया। किसके कंपैरिजन? आई। तो आई इज ग्रेटर देन आर। अगर आई बड़ा है आर से तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। साइन आई की वैल्यू साइन आई से ज्यादा आएगी, क्योंकि आई जो है वो साइन 45 मान लो और आर जो है साइन 30 मान लो। तो साइन 45 होता है 1/√2 0.7, और साइन आर कितना हो गया? साइन 30 1/2 मतलब 0.5। ये 0.5 और ये 0.7, बड़ा कौन सा? वो ऊपर वाला। तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या है? इक्वल है। ये अनुपात और ये अनुपात इक्वल है। तो इसमें अगर न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी बड़ी है तो इसमें भी न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। इसमें ऊपर वाला मान बड़ा है तो इसमें भी ऊपर वाला मान बड़ा होगा। इट मींस μ2 इज ग्रेटर देन μ1। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मैंने क्या बोला था? कंपैरिजन करना है। किसका? मीडियम 2 का। किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। कंपैरिजन हो गया कि नहीं हुआ? μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। दिख गया अपन को डायग्राम से। तो मैं लिख सकता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाएगा। सघन माध्यम कहलाएगा। सेकंड मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात आ गई समझ में? दूसरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सघन माध्यम कह दिया। इसका मतलब जो लाइट रे है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो सेकंड मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या हो गया? डेंसर हो गया, सघन हो गया, इसलिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो फर्स्ट मीडियम जो है वो कम डेंसर हुआ। कम डेंसर मीडियम क्या कहला जाएगा? रेयर मीडियम कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। मतलब इस वाले मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ? विरल माध्यम, रेयर मीडियम, ठीक है। और नीचे वाले माध्यम को क्या लिख सकता हूँ? सघन, डेंसर मीडियम।
ये रेयरर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। इट मीन्स लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब बात करते हैं सेकंड वाले डायग्राम के लिए। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ उस बात को सेकंड डायग्राम के लिए। देखो फॉर फिगर 2 ठीक है, इस वाले डायग्राम के लिए तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, फर्स्ट से सेकंड में, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, सेम जैसे पहले लिखा था। 1 म्यू 2, 1 से 2 में जा रही है 1 म्यू 2, इसको अपन क्या लिखेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1। अब आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में कि फर्स्ट मीडियम में जो एंगल बन रहा है आई, उसके कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में बनने वाला एंगल बड़ा है, एंगल आर बड़ा है, क्योंकि वो नॉर्मल से दूर जा रही है, इसका मतलब एंगल आर बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, आई के कंपैरिजन में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल आर एंगल आई से बड़ा हो गया, मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, साइन आर साइन आई से बड़ा हो जाएगा। अगर साइन आर साइन आई से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। हर वाली राशि बड़ी है तो इसमें भी हर वाली राशि बड़ी होगी। इट मीन्स वी कैन से μ1 इज ग्रेटर देन μ2। कंपैरिजन हो गया, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे से क्या है, ज्यादा है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाएगा। बात आ गई समझ में। इसमें कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, μ1, तो इसके कंपैरिजन में लिख रहे हैं μ2, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, μ2 की वैल्यू छोटी हो गई, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम कहलाएगा। इसका मतलब दूसरा माध्यम यहाँ पे कैसा हुआ, विरल हुआ। विरल को अपन क्या लिखेंगे, रेयरर मीडियम हो गया ये। और ऊपर वाला कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले डायग्राम में लाइट रे विरल से सघन में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। और यहाँ पर लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन माध्यम से विरल में जा रही है, इसलिए वो नॉर्मल से क्या हो गई, अवे हो गई, दूर चली गई। तो ये इन दोनों डायग्राम के बीच में डिफरेंस आ गया हमारे पास में। क्या डिफरेंस, और किसके बेसिस पे अपने डिफरेंस को समझाया, स्नेल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है, बात को समझो। आई बात समझ में। अब हम आगे की स्टडी करते हैं। देखिए कंपैरिजन कर दिया हमने। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं थोड़ा। मैंने क्या बोला कि जब स्नेल्स लॉ लिख रहे हैं तो अपन एक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, दो माध्यमों के युग्मों के लिए। दो माध्यम दिख रहे हैं अपन, दो मीडियम्स अपन को दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। तो उन दो माध्यमों के युग्मों के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए अपन एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या, इस बात को समझाना है। तो मैंने क्या कहा था, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मीडियम चेंज होने पर चेंज हो रही है, मतलब माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश किरण जो है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। मतलब कि म्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम
मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, वेलोसिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे वैक्यूम से चलते हुए किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, फ्री स्पेस जो है या मुक्त आकाश जो है या निर्वात से चलते हुए किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तब उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। मैंने आपको जब शुरुआत किया था रे ऑप्टिक्स तो लाइट की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें से एक पॉइंट मैंने बोला था कि जो लाइट है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, फ्री स्पेस के अंदर होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸, मतलब सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे ये लाइट रेस किसी दूसरे मीडियम में जाएगी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो मीडियम के लिए आ रहा है, और मीडियम में लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए अपन ने एक रेशियो बना दिया, किसका, C/V, ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। डेफिनेशन लिखता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ, रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium is called refractive index, is called refractive index। हिंदी में लिखता हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई अपनी। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए मैंने कहा था कि म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो ये जो अनुपात आएगा वो दो मीडियम के लिए है, एक फ्री स्पेस और एक मीडियम। तो ये जो अनुपात है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि लाइट रे जो है वो वैक्यूम से वाटर में चली गई। कहां से, वैक्यूम से वाटर में चली गई। तो वैक्यूम में मैंने बताया था आपको कि क्या वेलोसिटी होती है लाइट की, 3 × 10⁸। और जब वो वाटर में गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, क्या हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 × 10⁶ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल नहीं है, एग्जाम्पल दिया। अब मैं रेशियो लूंगा इसका, तो रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, देखो 3/2 मतलब 1.5 और 10 टू द पावर कितना हो गया 2, मतलब 150। याद आएगा, जितना लिख देते हैं 1.5 × 10 टू द पावर 2, ये आ जाएगा अपने पास रेशियो। तो ये क्या कांस्टेंट ही आ रहा है अपने पास में, मतलब दो माध्यमों के युग्मों के लिए ये कांस्टेंट, ये जो अनुपात आ रहा है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दो माध्यमों के युग्मों के लिए, फॉर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अपवर्तनांक क्या है, एक कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यही वैल्यू यहां पर अप्लाई करें, जो अपन ने अभी फिगर बनाया था उस फिगर के लिए अप्लाई करें, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा sin i डिवाइड बाय sin r, फिर मैंने क्या लिखा था 1μ2। मैंने कहा था 1μ2 कैसे लिखना है, μ2/μ1। तो अब μ2 को कैसे लिखोगे, c/v2, और μ1 को कैसे लिखोगे, c/v1। ठीक है, v2 कौन से मीडियम में हो गया, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, सेकंड वाले मीडियम में। और v1 किसकी वेलोसिटी होगी, जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम में चल रही थी। तो अगर इस
रेशियो को सॉल्व करोगे आप तो c से c कैंसिल हो जाएगा और v1 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, v2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू टू इज इक्वल टू, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू टू बाय म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, v1 डिवाइड बाय v2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्नेल का नियम है इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा करके जो अपन ने अनुपात अपवर्तनांकों का लिखा था उसी अपवर्तनांक को वेलोसिटी के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वेग के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब जो अपवर्तनांक हमारे पास आया है उसकी डायमेंशन क्या होगी, या उसका विमीय सूत्र क्या होगा, या उसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो आंसर है कोई मात्रक नहीं होगा। ये एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि c एक वेलोसिटी है, v एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो मात्रक आएगा, यूनिट आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसी क्वांटिटी मानी जाएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी मानी जाएगी, मात्रकहीन राशि मानी जाएगी। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला आया म्यू इजिकल टू सी बाई वी, या ये जो फॉर्मूला आ रहा है उससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है अपने पास आ रहा है। क्या रिलेशन है, देखो रिलेशन क्या है, देखो म्यू इज इक्वल टू मैंने लिखा सी बाई वी, तो सी तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो v है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वाटर है तो वाटर के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में ग्लास लेंगे तो ग्लास में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल लेंगे तो अलग हो जाएगा, ग्लिसरीन लेंगे तो अलग हो जाएगा। मतलब सारे अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, निश्चित माध्यम के लिए v हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखिए म्यू और v के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या रिलेशन आया, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या अपन कह सकते हैं म्यू इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे इस बात को थोड़ा समझते हैं। मैंने जब फिगर बनाया था, यहाँ लिख देता हूं फिगर को, मैं ये फिगर बनाया था, ये देखो इस तरह से बनाया था मैंने, ये एंगल आई, ये एंगल आर, नॉर्मल की तरफ जा रही है, ये विरल माध्यम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ये डेंसर सघन माध्यम हो गया। आई छोटा, आई बड़ा है और आर छोटा है। तो मैंने कहा था कि साइन आई साइन आर से बड़ा होगा, साइन आई साइन आर से बड़ा होगा, आई की वैल्यू बड़ी है। और अगर म्यू टू का कंपैरिजन करेंगे म्यू वन से, तो क्या रिलेशन आएगा कि म्यू टू म्यू वन से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें भी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, और इसमें भी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि रेशियो है। तो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब आप क्या देख रहे हो कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम आ रही है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। मतलब क्या रिलेशन आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आया। मतलब माध्यम का अपवर्तनांक और वेग हमेशा क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो सघन माध्यम जो होता है, डेंसर मीडियम जो होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्योंकि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने नियम पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, कॉज पढ़ा, वो सारी चीज़ें आप पढ़ें, एक बार रिवाइज करें, और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, समझें चीज़ों को, पढ़ें। इसी के साथ मैं आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।